गर्मी लगने का ये सिलसिला जल्द ही ख़त्म भी हो गया, मगर उन दोनों के दिल अब भी घबराहट सी महसूस कर रहे थे। गोरकन के मकान तक आने पर उसने उसको बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला थैला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लटकाया। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। पहले तो रिजवान डरता रहा, मगर जब आसिफ ने उससे कहा तुम्हारे पास लॉक वाली अलमारी है तो उसको अलमारी में रख कर लॉक लगा देना। मेरी अलमारी का लॉक ख़राब है तो उसको घर का कोई भी फ़र्द देख सकता है। रिजवान ये वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने पर मान गया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहले थैला अलमारी में रखकर लॉक लगाया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था कि अचानक उसको ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो घबराकर अपने कमरे से बाहर निकला तो उसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नज़र आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। इसी वक्त उसको अपने भतीजे के सर से खून निकलता दिखाई दिया। ये क्या हुआ भैया? वो चिल्लाया। जल्द ही उसे मालूम हो गया कि उसका भतीजा सेहन से अंदर बरामदे में दाखिल हो रहा था कि उसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा टूटकर आ लगा, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई। फटाफट मोहल्ले के मकामी डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बच्चे को अपने छोटे से क्लिनिक पर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है कि सर की हड्डी टूटी नहीं। मकामी डॉक्टर बोला। बच्चे को घर वापस लाया गया तो काफ़ी रात हो चुकी थी। बच्चे को जो दवा दी गई थी उसमें सुकून की दवा शामिल होने की वजह से वो जब सोने लगा तो रिजवान खुदा का शुक्र अदा करता हुआ अपने कमरे में आ गया कि बच्चा बच गया है। कमरे में आकर उसको एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और उसने चूंकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे को जो चोट लगी है उसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम है मुर्दे का? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर आसिफ का फ़ोन आने लगा। आसिफ ने फ़ोन पर सबसे पहले नन्हे मियाँ की खैरियत मालूम की। तभी रिजवान ने उसको अपना ये ख्याल बताया। हो सकता है कि मुर्दे की रूह हमसे बदला ले रही हो। जब ही तो उसके भतीजे के सर पर चोट लगी है। आसिफ ये सुनकर हंस पड़ा। अरे बाबा, ये 4G और 21वीं सदी है। यहाँ रूहें वगैरह नहीं इंतकाम लेती। वैसे भी ये कोई सन 1800 का ज़माना तो है नहीं जहाँ तुम मुझे मुर्दे और रूहों से डरा रहे हो। जनाब रिजवान साहब, मुस्तकबिल के डॉक्टर साहब, अगर तुम्हारा ये ही हाल रहा तो तुम आगे डॉक्टरी कैसे करोगे? तुम तो अपने मरीज़ को अगर किसी वजह से वो मर गया देखकर अस्पताल से भाग जाओगे। हा 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 हा। आसिफ रिजवान की बात पर दिल खोल कर हंसा। आखिर में उसने ये कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया, खोपड़ी निकाल कर
सामने रखकर उसकी साख्त पर गौर करने का मंसूबा मेरा था। अगर मुर्दे को इंतकाम लेना है या डराना है तो मुझको डराए। आसिफ को क्या मालूम कि वो जिन बातों का मजाक में कहे जा रहा था, तकदीर बहुत जल्द उनको सच करने वाली है। ओके, गुड बाय डॉक्टर रिजवान, कल मिलेंगे। मैं 10 बजे आपकी तरफ आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। रिजवान ने भी फ़ोन बंद करके एक तरफ रखा और फिर वो ये सोचते सोचते ही सो गया कि वो बिला वजह डर रहा है। भला जो ज़माना आजकल चल रहा है, इतने जदीद ज़माने में रूहों और मुर्दों का क्या डर। रिजवान का फ़ोन एक ज़ोरदार आवाज़ से बज उठा। वो गहरी नींद से थोड़ा सा जागा। फिर उसने एक हाथ आगे करके ये देखने बिना ही कि उस सख्त ख़राब मौसम में कौन इसको कॉल कर रहा है, उसने फ़ोन ऑफ कर दिया और सो गया। अभी उसको सोए 15 मिनट ही हुए थे कि उसके कमरे का दरवाज़ा एक धमाके से खुला। उसके बड़े भाई की बुखलाई हुई आवाज़ ने रिजवान को जगा दिया। उसके सोए हुए दिमाग में रिजवान के बड़े भाई की आवाज़ जब आई तो वो उठकर बैठ गया। क्या हुआ भैया? रिजवान, रिजवान, जल्दी उठो गहरी नींद से। जागे रिजवान के दिमाग में ये बात आई कि कहीं उसके भतीजे की तबीयत तो मज़ीद ख़राब नहीं। भैया क्या वसीम ठीक है? उसने पूछा। हाँ हाँ, वसीम ठीक है। तुम जल्दी बाहर आओ, आसिफ की तरफ जाना है। आसिफ की तरफ? क्यों, क्या हुआ? उस वक़्त तो सुबह के 5 बजे हैं। रिजवान, ज़्यादा सवाल मत करो, लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक सो रहा है। तुमको आसिफ के अब्बा ने फ़ोन भी किया था, मगर तुमने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तब उन्होंने हमको इमरजेंसी इत्तला दी। आसिफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। भैया ने एक बम रिजवान के ऊपर गिरा दिया। आसिफ, आसिफ को क्या हुआ? भैया वो जुनूनी अंदाज से चिल्लाया। सब्र करो मेरे भाई। आसिफ रात कमरे में सोया था कि अचानक उसके कमरे से ज़ोरदार आवाज़ आई तो उसके दोनों भाइयों और अब्बा उसके कमरे में जब गए तो उन्होंने एक हौलनाक मंजर देखा कि कमरे की छत से पंखा टूटकर आसिफ के सर पर लगा हुआ है और बेचारा आसिफ सोते में ही अपनी खोपड़ी टूट जाने से ये दुनिया छोड़कर चला गया। रिजवान ने ये हौलनाक बात सुनी तो उसका दिल भी रोने लगा। बेहोश होते होते उसके दिमाग में सिर्फ ये बात ही चल रही थी कि जिस मुर्दे की खोपड़ी उन दोस्तों ने निकाली थी, आखिरकार उसने अपना इंतकाम आसिफ से भी ले लिया। अब उसकी बारी है। आसिफ की खोपड़ी तो टूट गई और वो दुनिया छोड़ गया, मगर मुर्दा अब उसको नहीं छोड़ेगा। जब रिजवान को होश आया तो उसके अजीज़ तरीन दोस्त का जनाजा तैयार था। अगरचा उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, मगर उसने ज़िद करके अपने दोस्त की डेड बॉडी देखी। चेहरा तो कपड़े के नीचे छुपा दिया गया था, क्योंकि खोपड़ी की हड्डी टूट जाने से चेहरा देखने के
काबिल नहीं था। इत्तफाक देखें, आसिफ का जनाजा भी उस ही कब्रिस्तान में गया जहाँ से 24 घंटे पहले खोपड़ी निकाल कर ले कर आए थे, और उसकी कब्र भी उसी ही कतार में थी जिसके शुरू में आसिफ और रिजवान एक पुरानी कब्र से खोपड़ी निकाल कर लेकर गए थे। आसिफ के जनाजे पर रिजवान को तो ना ले जाया गया कि बेपनाह सदमे से उसकी तबीयत खराब थी। आसिफ की अलमनाक मौत लोगों के लिए तो पंखा गिरने से हुई थी, मगर सदमे से गुमसुम रिजवान अच्छी तरह जानता था कि ये पंखा भी मुर्दे के इंतकाम की वजह से गिरा है, और गिरा भी ठीक उसी जगह था, यानी खोपड़ी पर। मुर्दे की भी वो खोपड़ी ही निकाल कर लाए थे। आसिफ की मौत के 3-4 दिन बाद रिजवान की तबीयत कदरे बेहतर हुई तो उसने खोपड़ी वाला थैला अलमारी से निकाला। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि खोपड़ी की आँखें की जगह से रोशनी सी निकल रही है। उसने बाहर आकर बाइक स्टार्ट की, घर वालों से बहाना बनाकर कब्रिस्तान वाली सड़क की जानिब आ गया। कब्रिस्तान में आकर उसने जब गोरकन को तलाश किया तो मालूम हुआ कब्रिस्तान के जनूबी कोने में काम कर रहा है। रिजवान का ये प्रोग्राम था कि आज वो खोपड़ी दे जाए और 3-4 दिन तक आकर आसिफ की कब्र पर बैठकर काफ़ी देर कुरान पाक पढ़े। गोरकन जैसे ही उसको मिला, पहले तो उसने आसिफ की अलमनाक मौत पर बेपनाह अफसोस का इजहार किया। फिर जब रिजवान ने उसको खोपड़ी रात को कब्र में से खोल कर उसमें रखने का कहा तो वो हैरान हुआ। उसने पूछा, ये तो आपको मेडिकल के कामों में चाहिए थी, अब क्यों वापस रखनी है? रिजवान ने बहाना बनाते हुए कहा कि उसको अब कॉलेज वालों ने अपने पास से इंसानी ढांचा के हिस्से दे दिए हैं, तो अब ये उसको दरकार नहीं। ये झूठ बोलते हुए उसको आसिफ याद आया कि इस मनहूस खोपड़ी ने अपना इंतकाम लेते हुए उसको भी उसी कब्रिस्तान में पहुंचा दिया है जहां से वो चंद दिन पहले अपने कदमों पर चलकर हंसता मुस्कुराता खोपड़ी लेकर वापस गया था। साहिब, गोरकन की आवाज़ से वो दुनिया में वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खोपड़ी वापस रख रहे हैं। ये तो आसिफ साहब के बार बार कहने और वाकफियत की वजह से मैंने निकाल दी थी, वरना ऐसा करना बहुत गुनाह है। मुर्दा भी बेचैन हो जाता है। ठीक है कमरुद्दीन, तुम ये खोपड़ी वाला थैला और ये रखो 500 रुपये। तुम आज ही रात को कब्र खोल कर उसको अंदर रख देना और मेरे नंबर पर इसको मुर्दे के पास रखकर एक तस्वीर बनाकर मुझे अरसाल कर देना ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ओके साहब। गोरकन ने थैला और 500 रुपये पकड़े और उनको अपनी बैठक की अलमारी में रखने चल पड़ा। इधर रिजवान कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़ी अपनी बाइक को स्टार्ट करके जब वापस मुड़ने लगा तो उसे एक कब्र का कुतबा नजर आया, जिसको देखकर उसके दिल की धड़कन बंद होने लगी।
बिल्कुल नई नई कब्र पर लगे कुतबे पर लिखा था, आसिफ अजहर, वालिद अजहर शेख, तारीख वफ़ात 28 जुलाई। ये ताज़ा कब्र खोपड़ी के इंतकाम का सबूत थी।